खुले ऑर्गन पाइप यानी कि ओपन ऑर्गन पाइप में जो प्रोड्यूस वेव होंगी उनका नेचर कैसा होगा। इससे पहले हम देख लेते हैं कि खुला ऑर्गन पाइप मतलब जो दोनों सिरों पर खुला होता है वो खुला ऑर्गन पाइप होता है। और आपको पता होना चाहिए जहाँ पे खुला है दोनों सिरों पर, तो दोनों सिरों में इसमें क्या बनते हैं, एंटी नोड्स बनते हैं। आपको दिख रहा है जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा पार्टिकल का वहाँ पे एंटी नोड्स बनते हैं, जहाँ पे मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे ये नोड्स होते हैं। और 2 पॉइंट जो कि आपको ज़रूरी है पता होना कि अगर एक एंटी नोड और उसके पास वाले एंटी नोड के बीच की दूरी पूछी जाए या एक नोड और नोड के बीच की दूरी पूछी जाए, देन आंसर होगा λ/2। लेकिन अगर एक नोड्स और एक एंटी नोड्स सिमिलरली या एक एंटी नोड्स या नोड्स के बीच की दूरी पूछी जाए तब वो λ/4 हो जाएगी। और ये भी पता हो कि जहाँ पे विस्थापन मैक्सिमम होता है वहाँ पे एंटी नोड्स बनता है, प्रस्पंद बनता है, और जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट सबसे कम होता है, 0 होता है, वहाँ पे नोड्स बनता है, निस्पंद बनता है। ये तो हुआ नॉर्मल। अब देखो लिखते चलना सारी ही बातों को, मैं जो बताऊँगा उसमें कुछ भी अननेसेसरी नहीं होगा। क्लोज ऑर्गन पाइप में अब वो कहेगा कि किस ऑर्गन पाइप में विषम सन्नादि बनते हैं, तो क्लोज ऑर्गन पाइप में जो ऑड हार्मोनिक होते हैं जिनका रेशियो 1, 3, 5 और 7 ऐसे होता है। और अगर ओपन ऑर्गन पाइप होगा तो उसमें ऑड और इवन दोनों तरह के हार्मोनिक बनते हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये कि क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए जो फॉर्मेट है 4L, और अगर ओपन ऑर्गन पाइप होता है यहाँ पे ओपन के लिए क्या होता है, फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला V/2L। तो यहाँ से इन दोनों में एक रिलेशन भी दिख रहा है कि अगर हम इस वाले में 2 से गुणा कर दें, यानी कि अगर हम क्लोज ऑर्गन पाइप में 2 से गुणा कर दें तो हमें ओपन की फ्रिक्वेंसी मिल जाएगी। सवाल ऐसे आएगा कि क्लोज ऑर्गन पाइप की फ्रिक्वेंसी 200 हर्ट्ज है तो ओपन की बताओ, तो आपको कैलकुलेट नहीं करना है, क्लोज वाले में 2 से गुणा करके ओपन का मिलता है, या ओपन की दी जाए तो उसमें 2 से डिवाइड कर दोगे तो वो क्लोज की मिल जाएगी। ये हुई बातें। अब आप एक बात बताओ, अगर ऑर्गन पाइप है, ऑर्गन पाइप में एयर कॉलम होते हैं, एयर कॉलम में जो वेव प्रोड्यूस होंगी, जो ध्वनि तरंगों के कारण होंगी, ध्वनि तरंगें कैसी होती हैं, धा आ गया तो अनुदैर्घ्य यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल, तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, जो ऑर्गन पाइप में जो वेव होती है प्रोड्यूस वो लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, तनी हुई डोरी, स्ट्रेच्ड जो स्ट्रिंग होती है उसमें जो वेव होती हैं वो उनका नेचर ट्रांसवर्स होता है। ठीक है, क्योंकि इनमें फेज, अब यहाँ पे अप्रगामी और अप्रगामी का आ गया, क्योंकि फेज इनका कैसा रहता है, सेम रहता है, तो फिर ये कौन सा आंसर हो जाएगा, बी। याद रखना, एक ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल में चक्करों की संख्या प्राइमरी से कितनी है, 200 गुना है। तो इस ट्रांसफार्मर का परिडमन अनुपात क्या होगा कि VS/VP, यानी कि प्राइमरी S जहाँ पे सेकेंडरी है और P प्राइमरी है, इज इक्वल टू NS/NP इज इक्वल टू IP/IS। जो ये होता है यही तो परिडमन अनुपात होता है। अब देखो इस रेशियो में क्या है कि अगर कुछ भी 2 चीज़ें, या तो V वाले दे के पूछा जा सकता है, या नंबर ऑफ टर्न्स दे के, या करंट दे के। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ टर्न्स है तो सेकेंडरी में ऊपर रखना है और प्राइमरी में नीचे, और सेकेंडरी में उस 200 गुना थे तो 200 गुना प्राइमरी के हो जाएंगे, प्राइमरी वाला कट जाएगा तो 200/1 हो जाएगा। अब इसमें ऑप्शन फ्रेमिंग थोड़ी ईजी है, अगर ऑप्शन ऐसे भी होता कि 1/200 तब आप कन्फ्यूज हो सकते हो। आप एक चीज़ और याद रखना कि ट्रांसफार्मर में अगर वो हमारा स्टेप अप है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो प्राइमरी में होंगे सेकेंडरी में ज़्यादा होते हैं प्राइमरी से। ठीक है, अगर स्टेप अप है। और अगर वो स्टेप डाउन है यानी कि अपचाई ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन है, तो उसमें क्या होंगे, प्राइमरी में जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो ज़्यादा होंगे सेकेंडरी से। ये स्टेप अप और स्टेप डाउन से ये 2 क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण अगर बढ़ाएंगे उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है जड़त्व आघूर्ण के टर्म में 2π√I/mgl होता है। तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ऊपर है, अंश में है, तो टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो उसका टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, यानी कि बी इसका राइट। ये आघूर्ण कैसी राशि है, तो देखो इसकी तो डायरेक्शन भी दी जाती है राइट हैंड रूल से, अगर डायरेक्शन दी जाती है तो ये वेक्टर हो गया। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ और दिख रही है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जड़त्व आघूर्ण है, ये कैसा है, ये टेंसर राशि है। इसमें ये कभी कभी स्केलर भी हो जाती है, कभी कभी वेक्टर भी हो जाती है। तो जो जड़त्व आघूर्ण है ये बहुत बार पूछा गया एयरफोर्स में, ये कैसी राशि है, टेंसर राशि है। मैं आप लोगों से 2 चीज़ें और पूछना चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में, आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी है, कि अगर मैं कहता हूँ विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, उसका बताना, अगर मैं कहता हूँ धारा घनत्व तो उसका बताना। दोनों की डायरेक्शन, दोनों का जो बताओ कि कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर है। आई होप इतना तो पता होगा कि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं वो आपका वेक्टर होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती है वो आपका स्केलर होता है। आई होप आप करंट में और धारा घनत्व में हमें ज़रूर बताओगे कि कौन सा स्केलर है कि कौन सा वेक्टर है। अगर 2 पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स 100 न्यूटन है तो उस फोर्स का वैल्यू फाइंड करना है जो 50% डिस्टेंस बढ़ाने पर लगता है।
तो देखो फोर्स क्या होता है, M1 M के Q1 Q2 बटे R², यानी कि डिस्टेंस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इनडायरेक्टली। तो अब इसमें हम फ्रैक्शन मेथड लगाएंगे। 50% का मतलब उसकी फ्रैक्शन लिखेंगे 50/100, मतलब 1/2, यानी कि 2 पे 1 बढ़ना, 2 पे 1 बढ़ना मतलब 2 से 3 हो जाना। क्योंकि ये स्क्वायर का रिलेशन था तो हमेशा स्क्वायर कर दो, यानी कि 4 से 9 हो जाना। डिस्टेंस हमारी 4 से 9 हुई है और फोर्स उसका इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फोर्स हमारा कितना हो जाएगा, फोर्स 9 से 4 हो जाएगा। अगर डिस्टेंस 4 से 9 हो रही है तो फोर्स 9 से 4 हो जाएगा। 9 की वैल्यू सवाल में 100 गिवन है इनिशियली, तो फाइनली 4 की वैल्यू क्या होगी, जो 100 है वो 9 से लगभग 11 गुना है, तो लगभग ये 4 का 11 गुना कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं एयरफोर्स में अगर ये पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे 45 न्यूटन ऑप्शन में नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन जो बहुत पूछा जाता है वो कहेगा एक चार्ज को हमने 10% इंक्रीज कर दिया और दूसरे चार्ज को 10% डिक्रीज कर दिया। इनिशियली हमारा फोर्स था जो 100 न्यूटन था, अब क्या होगा, ऑप्शन होंगे रिमेन सेम, यानी कि 100 न्यूटन ही रहेगा, या 99 हो जाएगा, या 101 हो जाएगा, ऐसे ऑप्शन कुछ भी हो सकते हैं। तो देखो ये सवाल भी बहुत पूछा जाता है, सिमिलर है इसलिए साथ में बता दे रहा हूँ, एयरफोर्स में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो अगर पहले 100 न्यूटन था एक चार्ज को, अब होता क्या है के Q1 Q2 बटे डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। अब एक चार्ज अगर हमारा 10% बढ़ाया गया है, इट मीन्स 1.1 हुआ होगा, दूसरा 10% घटाना का मतलब 0.9 हुआ होगा। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0.99 आएगा, और अगर F जो इनिशियली 100 था और यहाँ से अगर F2 का पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आएगा, 99 आएगा। इसका डेटा भी मुझे याद है और आई होप कि आपको भी याद रहे, ऐसे कैलकुलेशन मत करने लग जाना। एक अगर 10% से इंक्रीज करे चार्ज और दूसरा 10% से डिक्रीज करे चार्ज को, तो अगर फोर्स इनिशियली 100 न्यूटन था, ये सेम डेटा के साथ क्वेश्चन रिपीट होने के चांस हैं, तो अब की बार जो है वो 99। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि एक 10 ही बढ़ा है दूसरा 10 ही घटा है तो वो कोई नो इफेक्ट होगा, यानी कि जो इनिशियली था वही होना चाहिए। नहीं, कितना हो जाएगा, 99 न्यूटन हो जाएगा। और कैलकुलेट इसको आप कर सकते हो। और इस क्वेश्चन में एक बात मैं बताऊं आपको, जो बच्चे 40, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, जो बच्चे अगर आप सोच रहे हो कि सर लगभग अगर 44 आ रहा है तो लगभग अगर पॉइंट से कम वाला कंसीडर किया है तो मैं पॉइंट से ज़्यादा वाला भी कर सकता हूँ, इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एश्योर करा रहा हूँ कि अगर ये एयरफोर्स में क्वेश्चन आएगा तो या तो 45 होगा ऑप्शन में या 44 होगा। इतने क्लोज ऑप्शन एग्जामिनर कभी नहीं रखेगा। एक पार्टिकल 60 डिग्री के एंगल पर इतना वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्टाइल किया गया तो उसके मैक्सिमम पॉइंट पर जो उसका वेलोसिटी होगा वो क्या होगा। आपको पता है कि प्रक्षेप गति करने के लिए वेग के 2 कंपोनेंट वर्क करते हैं। जो आपका हॉरिजॉन्टल होता है वो आपका v cos थीटा होता है, जो आपका वर्टिकल होता है वो आपका v sin थीटा होता है। जब आप महत्तम ऊंचाई पे आते हैं तो ऊर्ध्वाधर घटक कार्य करना बंद कर देता है, केवल आपका क्षैतिज घटक यानी कि v cos थीटा जो होता है वही रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब अगर हम देखें v का मान था 14, cos थीटा मतलब cos 60 का मान 1/2, तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 7 मीटर पर सेकेंड। और आपको कुछ बातें पता हों, जैसे प्रोजेक्टाइल है, मोशन है, तो उसमें सबसे मैक्सिमम रेंज पाने के लिए किस एंगल पे फेंकना चाहिए, 45 डिग्री के फेंकना चाहिए। किन 2 एंगल्स पे रेंज इक्वल आती है, आपकी θ1 अगर आपका 30 है तो θ2 आपका पूछा जाएगा तो 60, यानी कि दोनों का सम अगर 90 होगा, कॉम्प्लीमेंट होंगे, तो फिर उन पे रेंज इक्वल मिलेगी। और आपसे और बताऊं एक रिलेशन जो कि बहुत पूछते हैं एयरफोर्स में, अगर आपका रेंज R है, ठीक है, सेम आता है एक H1 हाइट पे भी और एक H2 हाइट पे भी, तो रेंज और H1 H2 में रिलेशन जो होता है वो याद रखना, रेंज का और H1 H2 में रिलेशन क्या होगा, 4H1 H2। ये रेंज जो है H1 पे भी इतनी ऊंचाई पे भी यही रेंज थी, इतनी ऊंचाई पे भी यही, तो ये जो रिलेशन होता है 4 ऑप्शन होंगे वो अलग अलग होंगे, तो इस तरह से। सेकेंड थिंग ये कि आपका टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो किस एंगल पर मैक्सिमम होता है, लड़का ध्यान से नहीं पढ़ता है। टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जाए तो हर बार यही नहीं है कि 45 डिग्री हमें आंसर क्लिक करना है। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, उड्डयन काल का 2u sin θ/g। अगर हमें ये मैक्सिमम करना है तो sin थीटा मैक्सिमम होना चाहिए और sin 90 का मान 1 होता है, मैक्सिमम होता है। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम पूछा जाए तो आपका 90 होगा। और एक चीज़ और जो लड़के बड़े कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, अगर देखो मैंने आपको क्या बताया था, H मैक्सिमम और R मैक्सिमम में जो रिलेशन होता है वो R मैक्सिमम बटे 4 होता है। ठीक है, जब यहाँ पे दोनों में मैक्सिमम टर्म लगा होगा, महत्तम ऊंचाई और महत्तम जो है क्षैतिज परास, तब तो ये रिलेशन। कहीं कहीं आपने देखा है कि जो R मैक्सिमम होता है, R मैक्सिमम क्या होता है, 2H होता है, तो
तो यहाँ पे एच में मैक्सिमम नहीं होगा, ये वर्टिकल, ठीक है। और एक बात और मैं बताऊँ, मैंने ये भी चीज़ ऑब्जर्व करी है, अगर ये वाला रिलेशन पूछा गया है, सपोज उसने रेंज दी है 400 और हाइट पूछी है, तो ऑप्शन में अगर मैक्सिमम है दोनों में शब्द लगे हुए हैं तो फिर ऑप्शन में 100 नहीं होगा, ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में आपका क्या होगा, 200 नहीं होगा, ऑप्शन में क्या होगा, 100 होगा। लेकिन अगर इस वाले फिनोमेना पे पूछना चाह रहा होगा तो इस तरह के ऑप्शंस नहीं होंगे। तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हो रहा है ये मुझे नहीं पता है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। जो बोल्ट्जमान नियतांक होता है उसकी डायमेंशन क्या होती है, तो वो क्या होती है, एनर्जी बटे टेम्परेचर। तो ऊपर एनर्जी की रखनी है ml² T⁻⁻2 की। डायमेंशनल फॉर्मूले बहुत ज़रूरी हैं, जैसे प्लांक कांस्टेंट, श्यानता गुणांक, तो ये सब आप तैयार कर लेना एक जरूर। और प्रेरकत्व, किस घटना के कारण प्रकाश की जो, अब देखो डुअल नेचर होता है लाइट का, वो पार्टिकल भी होता है, वेव भी होता है। तो देखो जो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, ध्रुवण मत लगाना। ध्रुवण अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा कि प्रकाश की ट्रांसवर्स होने की पुष्टि कौन करता है, अनुप्रस्थ होने की, तब वहाँ पे ध्रुवण लगता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, तरंग यानी कि वेव का नेचर। आपको हाइगेंस का थ्योरी पता है, जैसे ये डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, व्यतिकरण, इन सब से उसकी पुष्टि हुई थी। तो यहाँ पे आंसर विवर्तन होगा, डिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। में से कौन सा रिलेशन सही है? तो देखो अर्थ का जो आपका कंपोनेंट होता है वर्टिकल वाला, जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, वो क्या होता है, बी साइन थीटा वर्टिकल के लिए, ऊर्ध्वाधर। और जो हॉरिजॉन्टल होता है बी एच, वो क्या होता है, बी आपका हॉरिजॉन्टल के लिए आपका हो जाएगा बी कॉस थीटा, ठीक है। सिमिलरली जैसे अभी हॉरिजॉन्टल में जो ऊर्ध्वाधर में साइन वर्क करता है कंपोनेंट, और हॉरिजॉन्टल में कॉस। अब आप यहाँ से देख लो, अगर हम साइन में कॉस से डिवाइड करेंगे तभी तो टेन थीटा मिलेगा, यानी कि इन दोनों का डिवाइड कर देंगे तो बी वी ऊपर रहेगा, ठीक है। 5 इकाई और 12 इकाई का योग 13 इकाई के बराबर है, तो वह कौन सी राशि है? तो देखो ये जो है ये क्या कहना चाह रहा है कि 5 इकाई और 12 इकाई, अगर देखो यहाँ पे ये 5 इकाई है और ये 12 इकाई है, तो इसका जो रिजल्टेंट इनका जो योग है वो 13 इकाई के बराबर है। तो ये जो हमारा है वो वेक्टर का ट्रायंगल रूल फॉलो कर रहा है, मतलब ये उन्हीं चीज़ों के लिए एप्लीकेबल होगा जो वेक्टर होंगी। जैसे कि एनर्जी के लिए नहीं हो सकता क्योंकि ये स्केलर है, ठीक है। और आपका वर्क के लिए भी नहीं हो सकता क्योंकि वर्क भी स्केलर है। मास के लिए नहीं हो सकता है, मास भी स्केलर है। लेकिन मोमेंट, संवेग जो होता है, द्रव्यमान गुणा वेग आता है, वेग में डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये वेक्टर है। तो ये जो है 5, 12, 13, या ऐसे भी हो सकता है कोई और ट्रिपलेट हो जो कि राइट एंगल ट्रायंगल का रूल फॉलो कर रही हो, तो उसमें क्या फिर हो जाएगा, क्योंकि ये जो सदिश राशियाँ होती हैं वही इसको फॉलो करती हैं, क्योंकि ये रिजल्टेंट जो होता है क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो 2ab cos थीटा ये 0 हो जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अगर हमें इसके स्क्वायर के मिल जाएगा, जैसे कि 144 + 25 का वर्ग जो होगा वो 169 मिल जा रहा है, तो वो सदिश होना चाहिए था। तो यहाँ पे समवेग राइट आंसर हो जाएगा।